बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिनका पेपर टाइटल है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। इससे पहले क्लासेस की इन सीरीज में 6 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि जिनका भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव आना है उनके लिए तो 70-80 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा ये क्लास उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। तो इससे आपके सभी यूनिट्स के फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन सभी यूनिट से होंगे। जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट है उन सभी से होने वाले हैं। और मैं हर एक क्वेश्चन के केवल आंसर ही नहीं बताऊंगा, उससे संबंधित फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे कि यदि क्वेश्चन बदल करके भी पूछा जाए या उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप अच्छी प्रकार से उसको कर पाए। तो जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव आना है उनके लिए तो ये क्लास है ही, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि एक तरह से हम सारी यूनिट्स इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं और सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक? भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूस फुट, दूसरा ऑप्शन है वीएस वाकांकर, तीसरा ऑप्शन है डीडी कोशाम्बी और चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूविज्ञानी यानी एक जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1863 में 1863 में चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान पर भारत का पहला पूरा पाषाण उपकरण फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल खोजा था। और उनकी इस खोज ने भारत में प्रागैतिहासिक शोध की नींव रखी, यानी प्री हिस्ट्री इन्वेंशंस की फाउंडेशन रखी। तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्स मूलर हैड टोल्ड द ओरिजिनल अबोर्ड ऑफ द आर्यंस। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया था? द ऑप्शंस आर मध्य एशिया, तिब्बत, जर्मनी और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, यानी सेंट्रल एशिया को मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया को बताया। ये मैक्स मूलर एक प्रसिद्ध भाषाविद थे और इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भाषाई समानता यानी लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी के आधार पर यह सिद्धांत दिया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की जननी एक ही स्थान यानी मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आई थी और वहीं से आर्य पूरे विश्व में फैल गए। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, जो उनका ओरिजिनल रहने का स्थान है, वो मध्य एशिया को माना। अब मध्य एशिया को एक बार आप मैप पे देखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिया और इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के भी वेस्ट में, या कह सकते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, जितना भी आपको ये कलरफुल रीजन दिख रहा है, यही है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया से ही भारत में आए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र राजनीति, प्रशासन, कूटनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमी का जिक्र है। इस ग्रंथ का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें बातें हैं पॉलिटिक्स से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, डिप्लोमेसी से रिलेटेड और किस तरह से सैन्य रणनीति बनानी है, इससे संबंधित बातें इस पुस्तक में लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। और ये अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान राज्य के शासन के सिद्धांतों का विस्तृत रूप से वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी? राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हण। कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखी गई राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का एक विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन करती है। इसे अक्सर भारत में इतिहास लेखन का पहला सच्चा कार्य माना जाता है। और इसको इतिहास लेखन का पहला सच्चा कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो घटनाओं का वर्णन किया है कल्हण ने, वो एक व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार एक क्रोनोलॉजी में यानी एक सिस्टमैटिकली क्रम में उनका वर्णन किया है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और इस राजतरंगिणी का संबंध कहां के इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अलजेब्रा? निम्न में से किसे बीज गणित का जनक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रह्मगुप्त। भारतीय गणित में ब्रह्मगुप्त, और इनका समयकाल था 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी का मतलब है 600 से लेकर के
700 के बीच का समय। तो ब्रह्मगुप्त को समीकरणों को हल करने की विधियों के विकास और शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के प्रयोग को बीज गणितीय समीकरणों में शामिल करने के लिए जाना जाता है। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने समीकरणों को यानी इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड्स का डेवलपमेंट किया और इसके साथ साथ जीरो और नेगेटिव नंबर्स के यूज को एल्जेब्रिक इक्वेशंस में शामिल किया और इन्हीं के ग्रंथ का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें एक कुट्टुक नाम का अध्याय था जिसमें बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की व्यवस्थित विधियां इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हु रोड द बुक गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अमोघवर्ष, महावीराचार्य, भास्कर प्रथम या ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी। महावीराचार्य जिनका समयकाल माना जाता है 9वीं शताब्दी, और 9वीं शताब्दी का मतलब है वर्ष 800 से 900 के बीच का समय। तो महावीराचार्य दक्षिण भारत के एक जैन गणितज्ञ थे और उनकी यह पुस्तक गणित सार संग्रह उस समय के गणित पर सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक है। इसमें अंकगणित यानी अरिथमेटिक, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और भिन्न यानी फ्रैक्शंस जैसे विषयों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ कीपिंग एनिमल्स आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम। पशुपालन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन है मेहरगढ़, वीरभानपुर, लंघगज और लेखिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलोचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ बलोचिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है, एक नियोलिथिक साइट है जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक है। यहां से भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि यह स्थान कृषि और पशुपालन के विकास का एक प्रमुख केंद्र था। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ एक स्थल है कैसा? पुरापाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन या नवपाषाणकालीन? तो सही आंसर होगा ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है, नियोलिथिक साइट है। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर फाउंड। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं? ऑप्शन है कोल्डी हवा, टोकवा, लहुरदेवा या बुर्जहोम। तो देखिए यहां पर हमें सबसे सही आंसर लगता है कोल्डी हवा, क्योंकि अभी तक हमने इसी उत्तर को पढ़ा है और यही हमें सही आंसर भी लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो अब लेटेस्ट सही आंसर होगा वो होगा लहुरदेवा, ना कि कोल्डी हवा। आइए इस बात को समझते हैं। कोल्डी हवा जो कि प्रयागराज के पास बेल नदी घाटी में है, यहां से चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थित लहुरदेवा जो संत कबीरनगर जिले में है, यहां से उत्खनन में मिले चावल के साक्ष्य अब 9000 से 8000 ईस्वी पूर्व के पाए गए हैं। तो जो लेटेस्ट पुरातात्विक शोध हुई है उसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य अब लहुरदेवा से प्राप्त माने जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो लहुरदेवा होगा, ना कि कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन है नवदाटोली इज सिचुएटेड इन द। नवदाटोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदाटोली स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। नवदाटोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, एक चाल्कोलिथिक साइट का स्थल है जो मालवा संस्कृति के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका इज फेमस फॉर। यहां जब पेपर में छपा होगा तो ये टाइपिंग में गलती है, ये भीतरबेटका नहीं है, भीमबेटका है, इंग्लिश में सही छपा है। तो भीमबेटका फेमस है केव पेंटिंग्स के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी गुफाओं के शैल चित्रों यानी केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। और ये चित्र पुरापाषाण काल से लेकर के पैलियोलिथिक एज से लेकर के मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड तक की अवधि के हैं और इनमें आदिमानव के जीवन, शिकार और आदिमानव की दैनिक गतिविधियों को दर्शाने से संबंधित ये चित्र हैं। तो भीमबेटका किसके लिए फेमस है? केव पेंटिंग्स के लिए, गुफा चित्रों के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका सीधा सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI विभाग की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने प्रमुख बौद्ध स्थलों जैसे सारनाथ और सांची की पहचान करने और खुदाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉकयार्ड और पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन।
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह या कह सकते हैं डॉकयार्ड या पोर्ट हुआ करता था। यहां से जहाजों के रुकने और माल लादने उतारने के लिए एक कृत्रिम गोदीवाड़ा, एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, जो इसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्तन नगर, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला नगर सिद्ध करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस नगर में पाया गया? लोथल में, जो कहां पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ इज फाउंड एट? वृहद स्नानागार या महान स्नानागार का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला है? तो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो से। वृहद स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के दुर्ग यानी साइटाडल में स्थित एक विशाल और सुनियोजित ईंटों की संरचना है। यहाँ पर शब्द है दुर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटाडल। तो होता यह था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर थे, शहर थे, वहां पर दो टीले पाए जाते थे, एक ऊंचा टीला और एक नीचा टीला। जो ऊंचा टीला होता था उसकी चारों तरफ से बाउंड्री हुई रहती थी, जहां पर धनी वर्ग के लोग या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और नीचा टीला खुला होता था, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री नहीं होती थी। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से, यानी उस क्षेत्र से मिला है जहां पर चारों तरफ से बाउंड्री हुई थी जिस टीले की, यानी शहर का वो हिस्सा जो चारों तरफ से दुर्ग से घिरा था, उसमें ये स्थित था ग्रेट बाथ। और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा, जो उस सभ्यता की उन्नत नगर नियोजन कला को दर्शाता है। पुरातत्वविद ये बात मानते हैं कि जब कोई सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, यानी जैसे कोई त्योहार हुआ, तो उस त्योहार में अनुष्ठान में भाग लेने वाले सभी लोग एक साथ यहाँ पर स्नान किया करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा स्नान होता है घाटों पर, इसी तरह सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द हेड ऑफ द प्रीस्ट किंग वॉज फाउंड इन इंडस वैली? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा का सिर प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जहां से एक ऐसा सिर प्राप्त हुआ है जो राजा भी था और पुजारी भी था। ऑप्शन है हड़प्पा, चंदहुल्डो, मोहनजोदड़ो और रंगपुर। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग नामक प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति का सिर मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। यह मूर्ति स्टेटाइट यानी सेल खड़ी से बनी है, जिसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस पुजारी राजा यानी इस प्रिस्ट किंग की जो मूर्ति है ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? और इसमें तो किसी विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का फादर, इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कल्चर मेनली डेवलप्ड इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में मुख्यतः कौन सी संस्कृति विकसित हुई? ऑप्शन है आर्य, द्रविड़, आग्नेय या पर्शियन। सही आंसर होगा द्रविड़ संस्कृति। द्रविड़ संस्कृति दक्षिण भारत की मूल और प्रमुख संस्कृति है। ये मेन कल्चर है साउथ इंडिया का। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्रविड़ भाषाएं, द्रविडियन लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती हैं, और यहाँ की कला, वास्तुकला तथा साहित्य पर इस संस्कृति का, इस कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव है, जो इसे उत्तर भारत की आर्य संस्कृति से अलग करता है। उत्तर भारत की जो संस्कृति है वो है आर्य संस्कृति, और साउथ इंडिया की जो संस्कृति है वो है द्रविड़ संस्कृति, द्रविडियन कल्चर, और नॉर्थ इंडिया में है आर्यन कल्चर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेमस ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? निम्न में से कौन प्राचीन भारत का व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान था? ऑप्शन है वराहमिहिर, माघ, शंकराचार्य या पाणिनि। सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और महान व्याकरणविद यानी ग्रामेरियन थे। उनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी, और उनकी ये रचना अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सर्वोत्कृष्ट और मानक ग्रंथ है, जिसने संस्कृत भाषा को एक निश्चित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। तो पाणिनि महोदय प्राचीन भारत के व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी ही रचना का नाम है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन विच लैंग्वेज? प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शंस है संस्कृत, पाली, प्राकृत और सिंहलिज। सही आंसर हो जाएगा पाली। अधिकांश प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ, जिनमें त्रिपिटक और त्रिपिटक में शामिल है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली उस समय एक सरल और आम बोलचाल की भाषा थी, यानी आम लोगों की बोली थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए, जिससे साधारण लोग भी उनकी बातें आसानी से समझ सके। अगला क्वेश्चन है, हु रोट महाभाष्य द कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी?
अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका महाभाष्य का रचयिता कौन था? ऑप्शन है यास्क, पतंजलि, पाणिनि और माघ। इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ने पर्शियन व्याकरणविद पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत टीका, टीका कहते हैं इंग्लिश में कमेंट्री को, एक प्रसिद्ध टीका लिखी, अर्थात अष्टाध्यायी की व्याख्या अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में की। पतंजलि ने जो महाभाष्य ग्रंथ लिखा, इस महाभाष्य ग्रंथ में इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या की। और अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि महोदय ने। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ संस्कृत व्याकरण की परंपरा में पाणिनि की तो अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट भीमबेटका केव्स आर सिचुएटेड? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इससे पहले यही क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो अपने गुफा शैल चित्रों के लिए, यानी केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। और इस बार ये पूछ लिया गया कि किस राज्य में स्थित हैं, तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और ये अपने शैलाश्रियों यानी रॉक शेल्टर्स और उनमें मिली गुफाओं में चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। और ये चित्रकलाएं मुख्य रूप से पुरापाषाण काल से लेकर के मध्यपाषाण काल तक की हैं, जो आदि मानव के जीवन, शिकार, नृत्य और पशुओं को दर्शाती हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से वो अपने गुफा शैल चित्रों यानी गुफाओं में चित्रकला के लिए फेमस हैं और ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच नियोलिथिक साइट द डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स? नवपाषाण काल में किस स्थान पर पालतू कुत्तों को उनके स्वामियों के साथ दफनाने का प्रावधान था? ऑप्शन है चिरांद, आदमगढ़, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। तो सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। नवपाषाण काल में पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का प्रावधान बुर्जहोम नामक स्थल पर पाया गया है। और ये बुर्जहोम जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, एक नियोलिथिक साइट है। और ये स्थल अपने गड्ढे वाले घरों यानी जमीन में खोदे गए घरों के लिए भी फेमस है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि गड्ढे वाले घरों के लिए फेमस स्थल कौन सा है, तो वो भी बुर्जहोम ही है। और इन गड्ढे वाले घरों का उपयोग ठंडी जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, इन विच एज द हैंडमेड पोट्री अपीयर्ड वेरी फर्स्ट? सबसे पहले किस काल में हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तनों का उद्भव हुआ? क्या पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने कृषि करना और स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया और भोजन को भंडारित करने यानी भोजन को सुरक्षित रखने और पकाने की आवश्यकता के कारण इस काल में सबसे पहले हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी का निर्माण और उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो सबसे पहले हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तनों का उद्भव हुआ नवपाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड? हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी। हड़प्पा स्थल की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने 1921 में इसका व्यापक उत्खनन यानी इसका एक्सकेवेशन किया, खुदाई शुरू की। और यह खोज भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार स्पष्ट जानकारी मिली, क्लियर इंफॉर्मेशन मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है अन्नागार, स्नानागार, सड़कें या नगर दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस था विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ। यह एक बड़ा पानी से भरा टैंक था जिसे धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसकी विशेष बनावट और जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत शहरी योजना को दर्शाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन था। यह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी, जो टाउन प्लानिंग थी, वो कितनी ज्यादा उन्नत थी, कितनी ज्यादा डेवलप्ड थी। अगला क्वेश्चन है, द इंडस पीपल पेड मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस एज रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉन्सेप्ट ऑफ? सिंधु सभ्यता के निवासी स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बेहद सजग थे, जो हमें उनकी विशेष प्रणाली में दिखाई देता है। जो इनमें से क्या थी? चौड़ी सड़कें, वाइड स्ट्रीट्स, भंडारण व्यवस्था, स्टोरेज सिस्टम, जल निकास व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम, या विशाल भवन, एलेबोरेट बिल्डिंग्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जल निकास व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बहुत सजग थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इनकी उन्नत जल निकास व्यवस्था, इनका बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के पास नालियां बनी थी
जो कचरे और पानी को तुरंत बाहर ले जाती थी। प्रत्येक घर की नालियां मुख्य सड़क की ढकी हुई नालियों से जुड़ी होती थी। इससे उनकी बस्तियां स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त रहती थी। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज तो की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। इस स्थल से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और विशाल अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी और नृत्य करती हुई बालिका यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति जैसे कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली इज? सिंधु घाटी का सबसे पूर्ववर्ती स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में स्थित था। ऑप्शन है आलमगीरपुर मेरठ, दायमाबाद, सुरकोडा और कोटदी। जिसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर मेरठ। आलमगीरपुर मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है और ये स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आइए एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे किनारे वाले नगर देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल या सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। ये एक बार देख लेते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के चारों दिशाओं के स्थल हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो था मांडा और ये था अखनूर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। इसका सबसे ईस्ट साइड में यानी पूर्व दिशा में स्थित स्थल था आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो था दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, और इसका पश्चिमी स्थल था सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। ये याद रखना है। चाहो तो वीडियो को रोककर एक बार फिर से पढ़ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द मेल डिटी रिप्रेजेंटेड ऑन द सील सीम्स टू बी द प्रोटोटाइप ऑफ? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर अंकित चित्र को किस देवता का प्रतिरूप माना जाता है? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मेल डीटी, एक पुरुष देवता मिले हैं सील पर यानी मोहर पर। ये किसके प्रतिरूप हैं, ये किसके प्रोटोटाइप हैं? इंद्र के, ब्रह्मा के, विष्णु के या शिव के? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव के। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों यानी सील पर एक पुरुष देवता का चित्र अंकित मिला है जो योग मुद्रा में बैठा है और उसके सिर पर सींग है, और इस देवता को चारों ओर से जानवरों, और वो जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा ने घेर रखा है, और उसके पैरों के पास 2 हिरन हैं। पुरातत्वविदों ने इस चित्र को आद्य शिव यानी प्रोटो शिव या पशुपति महादेव का प्रतिरूप माना है, जो बाद में हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले भगवान शिव के प्रारंभिक रूप को दर्शाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, एक पुरुष देवता है जो योग की मुद्रा में बैठे हैं, इनके सिर पर 2 सींग भी हैं, और इस देवता को चारों तरफ से 4 जानवरों ने घेर रखा है। हाथी, बाघ, गैंडा और एक और जानवर है जो भैंसे के जैसा है, और उसके पैरों के पास 2 हिरन भी हैं, जैसा कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो इस चित्र में यदि विजिबल है तो। और पुरातत्वविदों ने इसको भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना है। तो ऐसी मोहर हमें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन है, इन विच वेद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वार ऑफ 10 किंग्स इज फाउंड? किस वेद में दाशराग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये होता है हमें ऋग्वेद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं और उन 10 मंडलों में से 7वें मंडल में इस दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ये युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी, जिसको आप वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था और यह युद्ध हुआ था राजा सुदास के नेतृत्व वाले भरत जन या कह सकते हैं भरत कबीले और 10 राजाओं का एक गठबंधन। एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरी तरफ था 10 राजाओं का एक समूह। इनके बीच में ये दशराज युद्ध लड़ा गया जिसमें अंततः राजा सुदास की विजय हुई। और बात करें यदि ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, द महाभारत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्व्स? महाभारत में कितने पर्व हैं? और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं महाभारत में है 18 पर्व। महाभारत को विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक माना जाता है और यह मुख्य रूप से 18 अध्यायों या 18 खंडों में विभाजित है जिन्हें पर्व कहा जाता है। और इन 18 पर्वों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है भीष्म पर्व,
जिसके एक भाग में श्रीमद् भगवद गीता भी है। भीष्म पर्व के अंतर्गत ही आता है श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान। अगला क्वेश्चन है, द आर्यंस केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजेनस इनहेबिटेंट्स नोन एज। आर्यों के साथ जिस स्थानीय निवासियों का संघर्ष हुआ उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुलप, दस्यु, एग्रोनोमोई या राजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस्यु। वैदिक काल के दौरान जब आर्य भारत आए, मैक्स मुनर साहब ने माना कि ये मध्य एशिया से भारत आए, तो उनका संघर्ष यहां पहले से रहने वाले स्थानीय निवासियों के साथ हुआ। और ऋग्वेद में इन मूल निवासियों को, इन स्थानीय निवासियों को, वो लोग जो यहां पहले से ही थे, उनको दस्यु या दास कहा गया है। दस्यु वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, ये दस्यु शब्द वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आर्यों से अलग संस्कृति, आर्यों से अलग भाषा और अलग धार्मिक मान्यताएं रखते थे। आर्यों ने उन्हें अनार्य माना, अर्थात जो आर्य नहीं है, क्योंकि वे आर्यों की तरह धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि नहीं करते थे और उनकी भाषा भी अलग थी। आर्यों और दस्युओं के बीच कई बार युद्ध हुए और संघर्ष भी हुए। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द हाइएस्ट फंक्शनरी ऑफ द वैदिक एज। वैदिक काल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? ऑप्शन है पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पुरोहित। वैदिक काल में पुरोहित सबसे उच्च पदाधिकारी था। राजाओं के सभी धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ पुरोहित ही करवाता था। राजा के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में भी पुरोहित की सलाह ली जाती थी। पुरोहित राजा का मुख्य पुजारी और सलाहकार होता था, जिसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा और सत्ता थी। अब एक बार हम वैदिक काल के जो अधिकारी हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। वैदिक काल के जो अधिकारी थे उनमें सबसे ऊंचा स्थान था पुरोहित का, जिसका कार्य क्षेत्र था ये होता था मुख्य पुजारी, जिसे कभी कभी राष्ट्रगोप के रूप में भी जाना जाता था। इस पुरोहित को राष्ट्रगोप के रूप में भी जाना जाता था। इसके बाद नंबर आता है सेनानी का, ये सेना का अध्यक्ष होता था। इसके बाद नंबर आता है वज्रपति का, ये वज्रपति होता था चरागाह भूमि का अधिकारी। फिर इसके बाद जीवाग्रीभा, ये एक पुलिस अधिकारी होता था। इसके बाद इस्पास या दूत, इसको इस्पस भी कहते हैं, ये एक जासूस होता था जो राजा के लिए संदेश वाहक का कार्य करता था। ग्रामणी या ग्रामानी, ये गांव का प्रमुख होता था। और कुलपति, ये परिवार का मुखिया, परिवार के मुखिया को कुलपति कहते थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड पुरंदर इन वैदिक पीरियड। वैदिक समय में पुरंदर किसे कहते थे? तो वैदिक समय में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और इस पुरंदर शब्द का अर्थ है किलों यानी पुरों को तोड़ने वाला। पुरंदर शब्द का क्या अर्थ हुआ? किलों को तोड़ने वाला। इंद्र वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिनका ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जिस देवता का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है वो है इंद्र। उन्हें आर्यों के प्रमुख योद्धा देवता के रूप में जाना जाता था, जो शत्रुओं के किलों और गढ़ों को नष्ट करने में मदद करते थे। इसलिए उन्हें यह उपाधि पुरंदर दी गई और इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच वेद कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स द इविल एंड डिसीज। किस वेद में पाप एवं रोग से मुक्ति के लिए जादुई मंत्रों का प्रावधान था? ऑप्शंस आपके सामने है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथे नंबर का वेद है और इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, श्राप, औषधियों और रोगों के उपचार आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं। और अथर्ववेद सामान्य मनुष्यों के दैनिक जीवन की समस्याओं, चिंताओं और अंधविश्वासों से अधिक जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीमारियों को दूर करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और लंबे जीवन की कामना करना। तो चारों वेदों में जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें मंत्र दिए हुए हैं किससे संबंधित? तंत्र मंत्र से संबंधित, जादू टोने से संबंधित, वशीकरण से संबंधित, आशीर्वाद से संबंधित, श्राप से संबंधित और रोगों के उपचार के लिए औषधियों से संबंधित मंत्र अथर्ववेद में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी हाइम्स। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूं कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद वैदिक काल का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें वो मंत्र हैं जो देवताओं की स्तुति में, देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं। ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं, 10 अध्याय हैं और इन कुल 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं जो अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। उत्तर वैदिक संस्कृति को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है, चित्रित धूसर भांड संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहा जाता है, चित्रित लाल भांड संस्कृति पेंटेड रेड वेयर कल्चर कहा जाता है, या कांस्य युग ब्रोंज एज कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति को, उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर भांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी कहा जाता है। यहां पर शब्द आया है उत्तर वैदिक संस्कृति।
देखिए, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है वैदिक काल, और उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद का समय। और इसी उत्तर वैदिक संस्कृति को चित्रित दूसर भांड संस्कृति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय था, जिसमें सभ्यता गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैली। अब यहां पर शब्द है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। यहां पर एक शब्द आया है दोआब। दो का मतलब तो दो से ही है, यानी टू से है, और आब का मतलब होता है पानी। कहने का मतलब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है उसी को गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैली, उन क्षेत्रों में फैली जहां पर गंगा और यमुना के मैदानी भाग हैं। और इस काल की पहचान मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से की जाती है, जिन्हें चित्रित धूसर भांड संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहा जाता है। ये बर्तन धूसर रंग यानी भूरे रंग के होते थे और उन पर काले रंग से ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिक आकृतियां या सरल रेखाएं चित्रित होती थी। अगला क्वेश्चन है, वॉलंटरी ऑफरिंग टू द किंग इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज नोन एज। उत्तर वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को भेंट प्रदान करने को क्या कहते थे? तो उत्तर वैदिक काल में जनता स्वेच्छा से राजा को जो भेंट देती थी उसको कहते थे बलि। बलि उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक विशेष शब्द बन गया था। यह मूल रूप से राजा को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से दी जाने वाली भेंट या एक स्वैच्छिक पेशकश थी। और यह भेंट अनाज या पशुओं के रूप में होती थी। या तो इस भेंट के रूप में अनाज दिया जाता था या पशु, और पशुओं में मुख्य रूप से गाय भेंट में दी जाती थी। ये एक अनिवार्य कर यानी जरूरी टैक्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि यह टैक्स देना ही था, बल्कि ये राजा को एक समर्थन देने का एक प्रतीक था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा अनिवार्य कर में बदलने लगी। बाद में जैसे जैसे समय गुजरा, उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते ये प्रथा अनिवार्य टैक्स में बदल गई कि अब ये टैक्स देना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द्विज। इनमें से कौन द्विज नहीं था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो सही आंसर होगा शूद्र। शूद्र द्विज नहीं थे। द्विज शब्द का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या होता है? दो बार जन्म लेने वाला। वैदिक और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पहले तीन वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज माना जाता था। हम जानते हैं कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, उसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पहले 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज माना जाता था, यानी 2 बार जन्म लेने वाला। तो एक बार तो जन्म माता के गर्भ से हो गया और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के रूप में होता था, जिसके तहत व्यक्ति को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार मिलता था। शूद्र वर्ण को इस संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए वे द्विज की श्रेणी में शामिल नहीं थे। कहने का मतलब इन तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज माना जाता था, और इनका जो दूसरा जन्म माना जाता था वो माना जाता उपनयन संस्कार। यानी जब बालक को शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता था उस समय होता था उपनयन संस्कार। तो जब उनको शिक्षा लेने के लिए यानी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार मिलता था तो ऐसा माना जाता था कि ये हुआ है उनका अब दूसरा जन्म। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेम यूज्ड फॉर टेरिटरी इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज। उत्तर वैदिक काल में भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ग्राम, नगर, जनपद या राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनपद। उत्तर वैदिक काल में कई जन या कह सकते हैं कबीले एक साथ मिलकर बड़े क्षेत्रों में बस गए, जिससे स्थायी भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ, और इस बड़े और स्थायी भूमि क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। जब बहुत सारे जन यानी बहुत सारे कबीले मिलकर एक साथ एक ही क्षेत्र में बस गए, जब बहुत सारे जन, बहुत सारे कबीले एक ही क्षेत्र में बस गए तो उसको कहा जाने लगा जनपद। और जनपद शब्द का अर्थ है जहां किसी जन यानी किसी कबीले ने अपना पद यानी पैर रखा है, अर्थात जन का निवास स्थान ही कहलाता है जनपद। और आगे चलकर यही जनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 600 ईस्वी पूर्व महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। हम पढ़ते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में, जिनमें मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आश्रम कंसीडर्ड टू बी द सुप्रीम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च माना जाता है? एक बार को देखने में लगता है कि आंसर होना चाहिए ब्रह्मचर्य, लेकिन नहीं। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है गृहस्थ आश्रम। देखिए, भारतीय दर्शन में 4 आश्रमों का जिक्र है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
ऐसा माना जाता है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ और 75 वर्ष की आयु के बाद ले लेना चाहिए संन्यास, अर्थात 75 से 100 वर्ष की अवधि मानी जाती है संन्यास। 100 वर्ष का जीवन माना गया है भारतीय दर्शन में मानव का। तो भारतीय दर्शन में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन के 4 चरण माने जाते हैं। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम यानी विवाहित जीवन को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अन्य 3 आश्रमों, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन आश्रमों में रहने वाले लोगों का पालन पोषण करता है। यहां आश्रम से मतलब किसी कुटिया वुटिया से नहीं है। यहां आश्रम का मतलब है एक मानव की स्थिति। जैसे कि मानव को 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और फिर इसी प्रकार 25 से 50 के बीच गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ और फिर उसके बाद संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति इन तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में रहने वाले लोगों का पालन पोषण करता है और ऋणों यानी पितृ ऋण, देव ऋण आदि से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न करता है। और यह आश्रम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से समाज की नींव होता है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होगा 1 से 25 वर्ष की आयु तक, उसका पालन पोषण भी कौन करेगा? माता पिता करेंगे, यानी जो गृहस्थ आश्रम में है वो करेंगे। अब जो व्यक्ति वन को चला गया, वन में जाकर के तपस्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको खिलाने का प्रबंध, उसको भिक्षा देने का प्रबंध भी कौन करेगा? गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति करेगा। और जिसने संन्यास ले लिया, उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो गृहस्थ आश्रम में है उसकी होती है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी वर्णास? वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो वैदिक समाज था 4 वर्णों में विभाजित। वैदिक समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। इस व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वें ही मंडल में जिक्र है पुरुष सूक्त का, उसमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। और ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, इनका कार्य था अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले। क्षत्रिय, शासन करने वाले और युद्ध में रक्षा करने वाले। वैश्य, कृषि, पशुपालन और व्यापार करने वाले। और शूद्र, उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करने वाले। शुरुआत में यानी ऋग्वेदिक काल में तो ये विभाजन कार्य के आधार पर था, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो फिर ये जन्म के आधार पर ही चलने लगा, यानी ये जन्म पर आधारित हो गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द किंग, इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ किंग इन द लेटर वैदिक पीरियड? यहाँ पर ये लाइन 2 बार टाइप हो चुकी है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ किंग इन लेटर वैदिक पीरियड। ये जब पेपर छपा होगा तो उस समय ये गलती से टाइप हो गई होगी। उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के निर्वाचन का पता कहाँ से चलता है, किस वेद से चलता है? तो ये हमें पता चलता है अथर्ववेद से। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र और अनुष्ठान पाए जाते हैं जो राजा के चुनाव से संबंधित, राजा के इलेक्शन से संबंधित हैं। इन मंत्रों में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि लोग राजा को स्वेच्छा से चुनें और उसके प्रति वफादार रहें। अथर्ववेद में ही सभा और समिति नाम की 2 संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी और उसके निर्वाचन में यानी उसके इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेसीज ऑफ ग्रेन वॉज नोन एज यव इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में अन्न की किस प्रजाति को यव कहते थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जौ। यव वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जौ यानी बार्ले के लिए प्रयोग किया जाने वाला संस्कृत नाम था। जौ को ही संस्कृत में यव कहते थे वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। यह आर्यों का एक प्रमुख और सबसे पुराना अनाज था जिसका उपयोग भोजन बनाने, पशुओं को खिलाने और धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञ में आहुति देने के लिए भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं जिसे गोदुम कहा जाता था और चावल जिसे व्रीहि कहा जाता था, इनका भी उपयोग शुरू हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम डीटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वॉज?
उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल आते आते सर्वोच्च देवता हो गए थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में देवताओं के महत्व में परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक काल में जहां प्रमुख देवता थे इंद्र, जिनको युद्ध के देवता और वर्षा के देवता माना जाता था, और इनके अलावा अग्नि आग के देवता और वरुण जल के देवता, इनका महत्व इस काल में कम हो गया। ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र, अग्नि और वरुण का बहुत महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन देवताओं का महत्व इस काल में कम हो गया और इनके स्थान पर प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता और सृजन के देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में महत्व दिया जाने लगा। अन्य महत्वपूर्ण देवता जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से उभरे वो थे विष्णु यानी संरक्षक और रुद्र यानी पशुओं के देवता जो बाद में शिव कहलाए। तो कहने का मतलब वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता हो गए वो हो गए प्रजापति, और प्रजापति को सृष्टि के रचयिता और सृजन के देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है द उपनिषद रिलेटेड टू सामवेद वॉज। सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? वो उपनिषद बताना है जो सामवेद से संबद्ध है। तो सामवेद से जो जुड़ा हुआ उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। देखिए, प्रत्येक वेद से जुड़े हुए कुछ उपनिषद हैं जो वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। सामवेद जो मुख्य रूप से संगीत और मंत्रों के गायन से संबंधित है, उससे जुड़े हुए दो प्रमुख उपनिषद हैं। पहला तो है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। और इन दोनों में जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपनिषद है सामवेद का। अब यहां पर एक बात हमें समझनी होगी कि उपनिषद केवल सामवेद का ही नहीं है, हर एक वेद के अपने अपने उपनिषद हैं। उपनिषदों के माध्यम से वेदों को अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। ये जो उपनिषद हैं ये वेदों का दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का सार, उनकी समरी प्रस्तुत करते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन से वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं ऐतरेय और कौशितकी, और ये दोनों गद्य शैली में है यानी प्रोज शैली में है। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ये भी गद्य शैली में है यानी ये भी प्रोज में है। भाई दो शैली होती है, गद्य और एक पद्य। गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी पोएट्री यानी कविता की जैसी, और गद्य यानी कहानी की जैसी। और यजुर्वेद को भी हम दो भागों में बांट के चलते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इसको भी आप छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं सामवेद पर। सामवेद से जो संबंधित उपनिषद है वो है छांदोग्य, केन उपनिषद और वाष्कल उपनिषद। इसमें भी जो सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण है वो है छांदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, और इनमें भी इंपॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद। और इसके अलावा यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विच संस्कार वॉज कंपल्सरी टू बिकम द्विज। द्विज बनने के लिए किस संस्कार की अनिवार्यता थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये समझा भी था कि द्विज बनने के लिए होता था उपनयन संस्कार। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात द्विज की उपाधि प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था। उपनयन संस्कार एक अनुष्ठान था, ये एक रिचुअल था जिसके माध्यम से बालक को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता था और उसे औपचारिक रूप से गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। यह संस्कार व्यक्ति के दूसरे आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक था। यह संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए था, इसलिए इन तीनों वर्णों को ही द्विज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द रामायण कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी कांड्स। रामायण में कितने कांड हैं? हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि रामायण में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण मुख्य रूप से 7 खंडों या 7 कांडों में विभाजित है, और ये कांड भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कहानी को क्रम से प्रस्तुत करते हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है बाल कांड, जिसमें भगवान राम का जन्म और बचपन से संबंधित बातें हैं। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें भगवान राम जी का विवाह और वनवास की तैयारी से संबंधित घटना है। तीसरा है अरण्य कांड, जिसमें वन में निवास और सीता हरण से संबंधित घटना है। फिर है किष्किंधा कांड, जिसमें हनुमान और सुग्रीव से भेंट। 5वां सुंदर कांड, जिसमें हनुमान का लंका दहन और सीता जी से भेंट। छठा है युद्ध कांड या लंका कांड, जिसमें राम और रावण के बीच युद्ध। और 7वां है उत्तर कांड, जिसमें राम जी का राज्याभिषेक और लव कुश का जन्म। कुछ विद्वान इसे बाद का जोड़ मानते हैं कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के ये 7 कांड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत। निम्न में से किसकी भाषा संस्कृत है? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो या दिव्यावदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यावदान ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। दिव्यावदान एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों और अशोक जैसे बाद के बौद्ध राजाओं के जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह है। इस बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में
भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां दी गई हैं और सम्राट अशोक के बाद के बौद्ध राजाओं के जीवन से संबंधित कहानियां भी इस दिव्यावदान ग्रंथ में है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश ये श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये दोनों संस्कृत में नहीं है, पाली भाषा में है। और ये मिलिंद का मतलब है मिलिंद प्रश्न। ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनानी राजा मिलिंद यानी मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। इस मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बातचीत हुई है उसका वर्णन मिलिंद पन्हों में है। तो ये चारों ही बौद्ध ग्रंथ, लेकिन इनमें से इन 3 की भाषा तो है पाली और दिव्यावदान संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपदास इज फाउंड इन विच जैन टेक्स्ट। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और आचरांग सूत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। महाजनपद 600 ईस्वी पूर्व में नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में उभरे 16 शक्तिशाली राज्यों को कहा जाता है। भगवती सूत्र जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है जो इस काल की जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कि जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो वो तो है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 600 ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। लेकिन पूछ लिया जाए वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इन विच बुक डिड ह्वेनसांग राइट द ट्रेवलॉग। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा विवरण किस ग्रंथ में लिखा? तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं ह्वेनसांग के ग्रंथ का नाम है सी यू की। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसने भारत और मध्य एशिया के अपने 16 वर्षीय सफर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत, अपने ट्रैवलॉग सीयू की, इस सीयू की का मतलब होता है पश्चिमी दुनिया का लेखा, में दर्ज किया। यह ग्रंथ उस समय के प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है, एक प्राइमरी सोर्स है उस समय के भारतीय इतिहास को समझने का, उस समय की इंडियन हिस्ट्री को समझने का। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला क्वेश्चन है विच ग्रीक राइटर कॉल्ड द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एज अ बैंड ऑफ रोबर्स। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? ऑप्शन है प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन या डायोडोरस। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर जस्टिन। जस्टिन एक यूनानी रोमन इतिहासकार थे जिसने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य यानी जिसे यूनानी लेखों में सेंड्रोकोट्स कहा गया है, ये बात भी ध्यान रखना, यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। जस्टिन ने टिप्पणी की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्रोहों को शुरू करने के लिए लुटेरों के गिरोह यानी ए बैंड ऑफ रोबर्स को इकट्ठा किया जिससे वह बाद में इतना शक्तिशाली शासक बना। इसके अलावा प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त के सैनिक बल, विजय और हाथियों का उल्लेख किया है, लेकिन उसने बैंड ऑफ रोबर्स शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि कई बार इसका आंसर प्लूटार्क बता दिया जाता है। तो प्लूटार्क ने बैंड ऑफ रोबर्स वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, इसका प्रयोग किया है जस्टिन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु रोट मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने और नंद वंश के अंतिम शासक को उखाड़ फेंकने की घटनाओं पर केंद्रित है। कहने का मतलब इस नाटक में जो बातें लिखी हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंकने की घटनाओं पर यह केंद्रित है, ये विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और इस नाटक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा रची गई राजनीतिक कूटनीति का यानी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वर्णन किया गया है। इस नाटक में राक्षस नंद वंश का वफादार मंत्री होता है जिसे चाणक्य अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू अंडर द मौर्यन रूल। मौर्य शासन में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा समाहर्ता। समाहर्ता मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य राज्य के राजस्व यानी राज्य की आय और व्यय का संग्रहण करना और आय व्यय यानी
इनकम एक्सपेंडिचर का बजट तैयार करना और विभिन्न स्रोतों से कर यानी टैक्स इकट्ठा करना था। इसके अलावा ये जो सेनापति था, ये सेनापति सेना का प्रमुख होता था, दुर्गपाल किलों का रक्षक होता था यानी फोर्ट्स को संभालने वाला, फोर्ट्स की रक्षा करने वाला, और कर्मांतिक न्याय या विशेष कार्यों के लिए अधिकारी होता था मौर्य शासन में। क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड अंडर विच स्क्रिप्ट। अशोक के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं, खुदे हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के अधिकांश और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी और यह प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण लिपि थी। हालांकि अशोक के कुछ अभिलेख भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में खरोष्टी लिपि में और अफगानिस्तान में अरामाइक और ग्रीक लिपियों में भी पाए गए हैं। अशोक के कुछ अभिलेख नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट में और अफगानिस्तान में ये अरामाइक और यूनानी लिपियों में भी पाए गए हैं, लेकिन भारत में अधिकांश अभिलेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी उसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की राजधानी समय के साथ बदलती रही। इसकी जो सबसे शुरुआत वाली राजधानी थी वो थी राजगृह या ग्रीवरज। बाद में फिर उदयन शासक बना, हर्यक वंश का राजा था उदयन। इसने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और फिर उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश जैसे बाद के प्रमुख राजवंशों के लिए ये पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी रही। तो जो बेस्ट आंसर होगा वो पाटलिपुत्र होगा। हालांकि मगध की जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है द विच मौर्यन रूलर वॉज सैड सेंड्रोकोट्स बाय ग्रीक्स। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखों में सेंड्रोकोट्स कहा गया है। यूनानी और रोमन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स नाम का उपयोग किया था। यूनानी इतिहासकारों जैसे मेगस्थनीज ने अपने लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से वर्णित किया। अपनी बुक इंडिका में मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोट्स लिखा है और यूनानी लोग चंद्रगुप्त को इसी नाम से यानी सेंड्रोकोट्स नाम से ही जानते थे। इतिहास में यह नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी पहचान सर विलियम जोन्स ने 18वीं शताब्दी के अंत में की, जिससे भारतीय इतिहास की तिथियों और यूनानी इतिहास को जोड़कर सटीक रूप से निर्धारण करना संभव हो पाया। अगला क्वेश्चन है नेम द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम क्या था? वो यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसे उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। मेगस्थनीज ने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें उसने उस समय के भारतीय समाज, उस समय का भारतीय प्रशासन और संस्कृति का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु असेंडेड द मौर्यन थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार अगला मौर्य वंश का शासक बना और उसके बाद अशोक बिंदुसार का बेटा मौर्य वंश का शासक बना। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था जिसने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को हराकर सत्ता संभाली। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सत्ता त्यागने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला जाकर के संन्यास ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता त्यागने के बाद बिंदुसार लगभग 298 ईस्वी पूर्व में मौर्य सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को और मजबूत किया और उसके दरबार में यूनानी राजदूत डेमेकस भी आया था और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना। अगला क्वेश्चन है विच रिलीजन चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपना लिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार उसने अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंप दिया। इसके बाद वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया और संलेखना नामक जैन विधि द्वारा उपवास करते हुए व्रत रखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन हु वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी। कौन देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर
या शुभदर्शी, जो देखने में बहुत शुभ हो, यह उपाधि सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्रमुखता से पाई गई है। जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उन अभिलेखों में ये उपाधि अंकित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कलिंग वॉर वॉज फॉट। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य, जो वर्तमान में ओडिशा है वही था उस समय कलिंग राज्य, के बीच लड़ा गया। और यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, जो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ। इस युद्ध में बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही व्यापक स्तर पर रक्तपात हुआ, जिसने अशोक को बहुत प्रभावित किया, अशोक को झकझोर दिया, जिसके कारण उसने युद्ध की नीति को त्याग कर, वॉर की पॉलिसी को त्याग कर बौद्ध धर्म और धम्म की नीति यानी धर्म की नीति को अपनाया और अहिंसा तथा धर्म के प्रचार प्रसार का मार्ग चुना। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द बैटल एट विच प्लेस अशोक अडॉप्टेड पीस एज स्टेट पॉलिसी। किस युद्ध के पश्चात किस स्थान पर अशोक ने शांति को राज्य नीति बनाया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। आइए इसके बारे में जानते हैं। कलिंग युद्ध जो कि हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, अत्यंत भीषण और विनाशकारी था, जिसमें बहुत भारी जनहानि हुई, बहुत लोग मरे। इस युद्ध के बाद अशोक के मन में ग्लानि और पश्चाताप उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अशोक ने अहिंसा, बौद्ध धर्म और शांति की नीति को अपने राज्य की नीति घोषित कर दिया। उसने धम्म यानी धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया और युद्ध नीति का त्याग कर दिया। यही कारण है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का चरित्र और शासन नीति पूरी तरह बदल गई। अगला क्वेश्चन, टू होम डिड अशोक सेंड टू श्रीलंका टू प्रीच द प्रोपगेट बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किनको भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। तो सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर धर्म प्रचारकों को एशिया के विभिन्न देशों में भेजा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और वहीं पुत्री संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की शाखा ले जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये बोधि वृक्ष वही वृक्ष था जहां गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी बोधि वृक्ष की शाखा ले जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में यानी लगभग 240 से 280 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, जो ये दर्शाती है कि वह संभवतः किसी बड़े शासक के अधीन कोई सामंत रहे होंगे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का पहला महान शासक माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की और गुप्त साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। लेकिन जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त ही थे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। अब चूंकि ऑप्शन में श्रीगुप्त का नाम आया है तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो श्रीगुप्त ने ही की थी। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना किसने की, तो वहां पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना। लेकिन गुप्त वंश की जो शुरुआत थी वो श्रीगुप्त के काल से ही मानी जाती है, लगभग 240 से 280 ईस्वी के बीच, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि ये किसी बड़े शासक के अधीन सामंत रहे होंगे और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले महान शासक बने। अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और सैन्य विजयों का वर्णन करता है। इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने संस्कृत भाषा में चंपू शैली में की। चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य और पद दोनों में हो। चंपू शैली उस शैली को कहा जाता है जिसमें गद्य और पद, प्रोज और पोएट्री, कहानी और कविता दोनों हो। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों, प्रशासन और गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस इन गुप्त डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य में किस शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया? तो सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था जिसे सम्राट अपनी संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति और साम्राज्य के विस्तार की घोषणा करने के लिए करते थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने व्यापक सैन्य विजयों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह यज्ञ आयोजित किया। इस बात की पुष्टि उन सोने के सिक्कों से होती है जिन पर अश्वमेध यज्ञ की आकृति और अश्वमेध पराक्रम यानी अश्वमेध यज्ञ की शक्ति की उपाधि अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख और कई ऐतिहासिक अभिलेखों में उनके अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है।
अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज पीरियड फायान केम टू इंडिया। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान आया था गुप्त वंश के शासनकाल में। जब भारत में चल रहा था गुप्ता पीरियड तब फायान भारत आया था। फायान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह भारत में गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र ग्रंथों और अवशेषों को इकट्ठा करना था और उसने अपने यात्रा वृतांत फो कुओ की में गुप्त काल की शांतिपूर्ण और समृद्ध सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं इसकी रचना की थी कालिदास ने। मालविका अग्निमित्रम संस्कृत भाषा का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भारत के सबसे महान नाटककारों और कवियों में एक माना जाता है। यह नाटक राजा अग्निमित्र और एक सुंदर राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। अग्निमित्र शुंग वंश के राजा थे, जिनकी पहले से 2 पत्नियां थी। मालविका विदर्भ के एक निर्वासित यानी देश से निकाली गई राजकुमारी थी। जो मालविका थी यह विदर्भ के एक राजा की पुत्री थी, जो वहां से निर्वासित थी, देश से निकाल दी गई थी। और जो राजा की रानी यानी जो अग्निमित्र राजा की रानी के पास दासी के रूप में रहती थी। राजा अग्निमित्र मालविका को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे राजा अपनी पत्नियों के विरोध और अन्य बाधाओं के बावजूद मालविका से विवाह करने में सफल होते हैं और अंत में मालविका की असली पहचान एक राजकुमारी के रूप में सामने आती है। तो यह नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जो महाकवि कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड द ड्रामा नोन एज प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना किसने की? तो प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। प्रियदर्शिका संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसे एक महान राजा हर्षवर्धन ने लिखा था। इसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का सुंदर वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन या सम्राट हर्ष, जो लगभग 606 से 647 ईस्वी के एक शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा थे, वह एक महान शासक होने के साथ साथ साहित्य और कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने खुद भी संस्कृत में नाटक और कविताएं लिखी और हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए जो 3 प्रसिद्ध नाटक हैं, इनके नाम याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन के प्रमुख 3 नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हर्ष टाइम व्हाट वाज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ऑफिशियल्स। हर्ष के काल में अधिकारियों को वेतन किस रूप में मिलता था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नगद और जागीर दोनों, यानी ए और बी दोनों। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासनिक अधिकारियों को उनका वेतन 2 प्रकार से दिया जाता था, नगद के रूप में और जागीर के रूप में। नगद वेतन सीधे रूप में दे दिया जाता था और ज्यादातर ये छोटे अधिकारियों को या छोटे सैनिकों को दिया जाता था नगद वेतन सीधे रूप में दे दिया जाता था। और वहीं कुछ अधिकारियों यानी सामंतों को, जो बड़े अधिकारी थे, उनको भूमि का अधिकार यानी जागीर भी दिया जाता था, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगला क्वेश्चन है हु रोट हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित रचना है बाणभट्ट की। हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई बाणभट्ट की एक ऐतिहासिक रचना है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी इनके दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, यानी ये हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन की, राजा हर्षवर्धन की जीवनी है और उस समय के भारतीय समाज और राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है ये ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड हर्ष ऑर्गेनाइज द रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज। हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में भी खासकर महायान शाखा के बहुत बड़े समर्थक थे। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन, एक रिलीजियस असेंबली का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। इस सम्मेलन में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उन्होंने ही महायान सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया था। हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे और इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सियुकी। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ये हम पहले भी समझ चुके हैं। राजतरंगिणी लेखक थे कल्हण। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं का इतिहास।
इसके लेखक कल्हण थे, जिन्होंने इसे संस्कृत में लिखा था। ये राजतरंगिणी ग्रंथ मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर केंद्रित है और यह भारत का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन किया गया है। यानी ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी जिसमें घटनाओं का, इवेंट्स का क्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमैटिक तरीके से वर्णन किया गया है। और कल्हण ने इसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा था। 12वीं शताब्दी का मतलब है वर्ष 1100 से 1200 के बीच का समय। अगला क्वेश्चन है, लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स बाय द रूलर्स वाज नोन एज। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कही जाती थी? तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था अग्रहार। अब यहां पर एक वर्ड कंफ्यूज करेगा, ब्रह्मदेव। आइए इसके बारे में समझते हैं। भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में शासन करने वाले राजा, वे राजा जो भारत में प्राचीन समय में और मध्य युग में राज करते थे, वे ब्राह्मणों को शिक्षा, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों हेतु विशेष प्रकार की भूमि दान में देते थे। ऐसी भूमि को अग्रहारा कहा जाता था, जहां ब्राह्मण स्वतंत्र रूप से रहते थे और कर मुक्त यानी टैक्स फ्री ये भूमि होती थी। अब ब्रह्मदेव भी ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए प्रचलित शब्द है और कई स्थानों पर दोनों शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप में होता है, लेकिन यहाँ जो ये ऑप्शन है इनमें जो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा अग्रहार। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्यूडल पीरियड द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर जॉइंटली नोन एज। कृषि तथा पशुपालन को सामंत काल में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? कृषि और पशुपालन दोनों को क्या कहते थे सामंत काल में? तो इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता था वार्ता। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सामंत काल में, प्राचीन काल में और सामंत काल में कृषि तथा पशुपालन के व्यवसाय को एक साथ एक रूप में वार्ता कहा जाता था। वार्ता में क्या क्या शामिल होता था? वार्ता में शामिल होता था कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और व्यापार यानी ट्रेड। ये तीनों चीजें वार्ता में शामिल होती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, हु रोट द बुक फ्यूडलिज्म इन इंडिया। भारत में सामंतवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म इन इंडिया नामक बुक के लेखक हैं रामशरण शर्मा। प्रोफेसर रामशरण शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनकी पुस्तक भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म इन इंडिया भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाईली एम्बिशियस रूलर क्वीन दिद्दा वाज रिलेटेड टू। रानी दिद्दा किस वंश की महत्वाकांक्षिणी शासिका थी? ऑप्शन है लोहार वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और पाल वंश। यहाँ पर आप लोहार वंश और उत्पल वंश में कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपने थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्पल वंश। रानी दिद्दा उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षिणी शासिका थी। रानी दिद्दा कश्मीर के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वाकांक्षी शासिकाओं में से एक थी। वह मूल रूप से तो लोहार वंश से थी, लेकिन उनका विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ था जो उत्पल वंश के थे। ये खुद तो थी लोहार वंश से, लेकिन इनका विवाह जिस राजा से हुआ था वो उत्पल वंश के थे। तो उत्पल वंश के राजा की मृत्यु के बाद रानी दिद्दा ने अपने बेटे और बाद में पोते के नाम पर शासन किया और अंत में 980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर स्वयं शासिका यानी रूलर इन हर ओन राइट के रूप में शासन किया। उनके शासनकाल के बाद कश्मीर में फिर लोहार वंश की स्थापना हुई। तो जो सही आंसर होगा वो उत्पल वंश होगा। अगला क्वेश्चन है, विच पाल रूलर इज एंटाइटल्ड बाय द उत्तर पथ स्वामी बाय गुजराती पोएट सोढल। गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? तो सही आंसर होगा धर्मपाल। गुजराती कवि सोढल ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ स्वामी का अर्थ है उत्तर भारत के स्वामी या उत्तर के मार्ग के स्वामी। पाल वंश के शासक धर्मपाल, जिनका शासनकाल लगभग 770 से 810 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक कर लिया था, खासकर कन्नौज तक फैल गया था उनका साम्राज्य विस्तार। कवि सोढल ने अपनी रचना उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल की इस महान शक्ति और उत्तरी भारत पर उनके नियंत्रण के कारण उन्हें उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेमस विहार्स और मोनेस्ट्रीज ऑफ विक्रमशिला एंड सोमपुरी। विक्रमशिला और सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला और सोमपुरी विहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने ही इनकी भी स्थापना की थी। धर्मपाल, जिनका शासन लगभग 770 से 810 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये पाल वंश के महान शासकों में से एक थे और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध विहारों या बौद्ध मठों की स्थापना की। पहला था विक्रमशिला महाविहार, दूसरा था सोमपुरी महाविहार। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर के पास स्थित था और पाल वंश के काल में
शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जो नालंदा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बना, जिसकी स्थापना किसने की? पालवंश के शासक धर्मपाल ने। और इसके अलावा सोमपुरी महाविहार, ये सोमपुरी वर्तमान में बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित है और यह भी एक विशाल बौद्ध शिक्षा और धार्मिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑथर्ड द बुक दान सागर? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो दान सागर ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन बंगाल के सेन वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया। यहाँ 12वीं शताब्दी का मतलब साफ साफ है 1100 से 1200 के बीच का समय। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक विद्वान लेखक भी थे। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। बल्लाल सेन ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। पहला था दान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। दान सागर ग्रंथ दान से संबंधित नियम, अनुष्ठान और विधानों के बारे में है, और अद्भुत सागर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ था, जिसे बाद में उनके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। ये जो ग्रंथ था अद्भुत सागर, इनको बल्लाल सेन पूरा नहीं कर पाए थे, बाद में इन्हीं के पुत्र लक्ष्मण सेन ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, जयदेव द ऑथर ऑफ गीत गोविंद वॉज द कोर्टियर ऑफ? गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। जयदेव 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे और उनकी रचना गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करने वाली एक अत्यंत सुंदर काव्य रचना है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम महान शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवियों में से एक थे। लक्ष्मण सेन कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में जयदेव के अलावा धोई, जिन्होंने पवनदूत नामक रचना लिखी थी, और इसके अलावा हलायुद्ध, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी, जैसे कई प्रसिद्ध विद्वान भी थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव तो थे ही, इसके अलावा धोई और हलायुद्ध भी इनके दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ ब्राह्मण सर्वस्व? ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता कौन थे? बिल्कुल अभी हमने समझा, इसके रचयिता थे हलायुद्ध। हलायुद्ध बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में एक प्रमुख विद्वान और मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस थे, और ब्राह्मण सर्वस्व उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये ब्राह्मण सर्वस्व एक धार्मिक अनुष्ठान ग्रंथ है, यानी एक रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है, जिसमें ब्राह्मणों के लिए विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों, अनुष्ठानों और दैनिक कार्यों के बारे में नियम और निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र वॉज ऑथर्ड बाय, यानी प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म जो 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान, तो ये नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। उन्हें माध्यमिक दर्शन यानी माध्यमिक स्कूल का संस्थापक माना जाता है। नागार्जुन को माध्यमिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान बौद्ध धर्म का एक विशाल और महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें प्रज्ञा पारमिता अर्थात ज्ञान की पूर्णता यानी परफेक्शन ऑफ विजडम के दर्शन का वर्णन किया गया है। नागार्जुन ने इस दर्शन को व्यवस्थित और दार्शनिक आधार प्रदान किया, विशेष रूप से शून्यता के सिद्धांत को, यानी शून्यता का सिद्धांत भी किसने दिया? नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्ता रूलर हु डिफीटेड हुनास? वह गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, तो वो था स्कंदगुप्त। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हुण मध्य एशिया की एक खानाबदोश, एक नोमैडिक जनजाति थी, जिसने 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 5वीं शताब्दी का मतलब है वर्ष 400 से 500 के बीच का समय। स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल लगभग 455 से 467 के बीच में रहा, ये गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राट थे। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही हुणों के भीषण आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इस विजय का उल्लेख उनके भीतरी अभिलेख यानी भीतरी इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जहां उन्हें हुणों के साथ संघर्ष में धरती को कंपित करने वाला बताया गया है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को पराजित करने का जो उल्लेख मिलता है वो भीतरी अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्तास? निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन है पण्य, दीनार, निष्क और काशार्पण। तो सही आंसर हो जाएगा दीनार। दीनार गुप्त सम्राटों द्वारा जारी की गई सोने की मुद्रा थी। यह नाम रोमन साम्राज्य की मुद्रा डिनारियस से लिया गया था। ये जो नाम था दीनार, ये रोमन साम्राज्य की मुद्रा थी डिनारियस, उनसे लिया गया था। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में उच्च शुद्धता वाले दीनार जारी किए, अर्थात गुप्त शासकों ने बहुत ही प्योर गोल्ड वाले दीनार जारी किए, जो उनके साम्राज्य की समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को दर्शाते थे। गुप्त काल का समय भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर आया है निष्क और काशार्पण, इनके बारे में और जान लीजिए। निष्क यह वैदिक काल में एक प्रकार का आभूषण होता था और ये निष्क फिर बाद में एक प्रकार की मुद्रा का नाम भी बन गया, लेकिन यह विशेष रूप से गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा नहीं है। इसके अलावा ये काशार्पण ये प्राचीन भारत में प्रयोग होने वाली चांदी या तांबे की मुद्रा थी, ना कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ फिलोसफी ऑफ नॉन डुअलिज्म इज, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी यानी सन 700 से 800 के बीच का समय है। तो ये 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना की जो अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैतवाद का अर्थ होता है दो नहीं, यानी नॉन डुअलिज्म, यानी सिर्फ एक ही सच्चाई या एक ही वास्तविकता का मानना। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, द अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मन, और जगत मिथ्या है, द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। और अद्वैतवाद के अनुसार जीव यानी आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन असल में दोनों जल ही हैं, उसी तरह जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, यानी दोनों एक ही हैं। इसी को कहा जाता है अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिज्म, दो नहीं एक ही। और इस अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने पूरे भारत में घूम घूम कर इस विचार का प्रचार किया और उन्होंने शास्त्रार्थ करके कई विद्वानों को भी अपनी बात से सहमत किया और उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उन्होंने भारत में 4 अलग अलग दिशाओं में यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की, जहां उन्होंने उत्तर में उत्तराखंड में स्थापना की ज्योतिर्मठ की, वहीं दक्षिण में कर्नाटक में उन्होंने स्थापना की श्रृंगेरी मठ की, पूर्व में उड़ीसा में स्थापना की गोवर्धन मठ की और पश्चिम में स्थापना की गुजरात में शारदा मठ की। इसके अलावा जो और ऑप्शन है बाकी, जैसे यहाँ पर है रामानंद, माधवाचार्य और रामानुज, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, रामानुजाचार्य ने सिद्धांत दिया विशिष्ट द्वैत का यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म का, माधवाचार्य ने सिद्धांत दिया द्वैतावाद का, डुअलिज्म का, और रामानंद ये भक्ति आंदोलन के एक संत थे। अगला क्वेश्चन है विच गुप्ता रूलर ऑन द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य, किस गुप्तकालीन शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की? तो सही आंसर होगा कुमारगुप्त। गुप्त वंश के राजा अपने नाम के साथ कई उपाधियां और विशेषण लगाया करते थे। कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया और उन्हें गुप्त वंश का एक महान शासक माना जाता है। उन्होंने कई उपाधियां धारण की जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र सिंह। महेंद्रादित्य का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर कस लिखा गया है, यहाँ पर आएगा का। महेंद्रादित्य का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्र के समान महान सूर्य। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य संपन्न और शक्तिशाली बना रहा और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी कुमारगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच ब्रिटिश ऑफिसर्स पब्लिश्ड द ब्रीफ ऑफ अजंता केव्स इन जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार अजंता की गुफाओं का विवरण किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रकाशित कराया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ही ऑप्शन, जेम्स अलेक्जेंडर। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खोज और प्रसार में अंग्रेज अधिकारियों का योगदान रहा है। कैप्टन जेम्स अलेक्जेंडर और उनकी टीम ने 1819-20 ईस्वी के आसपास इन गुफाओं को खोजने का श्रेय पाया। लगभग 1820 के दशक में इन गुफाओं को खोज लिया गया। इसके बाद जेम्स अलेक्जेंडर ने ही सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की प्रसिद्ध पत्रिका में अजंता की गुफाओं के बारे में लेख प्रकाशित करवाया। अगला क्वेश्चन है हु रोट पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? और हम इसका आंसर अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई 12वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि थे और वे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और उनके मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो एक ब्रजभाषा यानी पुरानी हिंदी का एक महाकाव्य है। इस रचना में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष, संयोगिता का संवर, पृथ्वीराज की वीरता और पराक्रम और राजपूती संस्कृति का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। यह हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है खजुराहो इज द गिफ्ट ऑफ विच रूलिंग डायनेस्टी। खजुराहो किस शासन वंश की देन है? तो खजुराहो देन है चंदेल वंश के राजाओं की। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है जहां 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लगभग 85 मंदिर बने थे। इन मंदिरों के लिए खजुराहो
पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज इनमें लगभग 20 मंदिर ही सुरक्षित हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच कराया था। चंदेल मध्यकाल में मध्य भारत में एक शक्तिशाली राजपूत वंश थे। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं, जो चंदेल राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस को दर्शाते हैं। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हुज रूल। ग्राम और स्थानीय प्रशासन किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो सही आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य जो 9वीं से 13वीं शताब्दी में अपने कुशल और सुव्यवस्थित स्थानीय प्रशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में प्राचीन भारत की उन गिनती की सभ्यताओं में माना जाता है जहां लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ग्राम पंचायतें और नगर प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चलते थे। गांवों में सभा और उर नामक समितियां बनती थी, जिनमें गांव के बुजुर्गों और पढ़े लिखे लोगों का समूह स्थानीय प्रशासन के सभी फैसलों में शामिल होता था। कई बार चुनाव द्वारा सदस्य चुने जाते थे और नगरों में नगरम नाम की समिति होती थी जो व्यापार, कर यानी टैक्स, सड़क, जल प्रबंधन और सामान्य व्यवस्था देखती थी। यह व्यवस्था इतनी कुशल थी कि वहां की बहुत सी चीजें आज के पंचायती राज में भी देखने को मिलती हैं। इससे किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और आम जनता की समस्याएं और उनके समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाते थे। और इसी से रिलेटेड आपको एक बात और ध्यान रखनी है, चोल राजा परांतक प्रथम के समय उत्तरामेरुर अभिलेखों में इन ग्रामीण सभाओं और चुनावों और कामकाज के नियमों का विस्तार से वर्णन मिलता है जो चोलों की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है उत्तरामेरुर अभिलेख, जो किसके समय का है? चोल राजा परांतक प्रथम के समय का है। अगला क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप तुर्क्स फर्स्ट अटैक्ड इंडिया। भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अब यहां पर आपको मोहम्मद बिन कासिम लग सकता है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन वो अरबी था, तुर्की नहीं। यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला तुर्की आक्रमण। भारत पर पहला बड़ा और लगातार होने वाला आक्रमण महमूद गजनवी, जिसने भारत पर लगभग 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए, ये इसके नेतृत्व में हुआ था। और ये अफगानिस्तान में गजनी का शासक था। गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि यहां से धन लूटना और खासकर हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। हालांकि तुर्कों की ओर से पहला प्रयास महमूद गजनवी के ही पिता सुबुक्तगीन ने किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से पहला हमला महमूद गजनवी द्वारा किया गया। हालांकि इससे पहला जो पहला तुर्की आक्रमण था इसी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से जो पहला तुर्की अटैक हुआ था, अर्थात कहने का मतलब भारत पर जो सबसे पहला तुर्की आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का पहला युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय अजमेर और दिल्ली के शासक थे, और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था पहला तराइन का युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना विजयी रही और मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। यह पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी सैन्य सफलता थी। हालांकि उससे अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर डिफीटेड वेरी फर्स्ट मोहम्मद गोरी। किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया? देखिए यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा आंसर लगा बैठते हैं पृथ्वीराज चौहान। जैसे ये जिस भाई का पेपर है उसने भी पृथ्वीराज चौहान यहां पर लगाया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है। यहां पर सही आंसर आएगा मूलराज। सही आंसर हो जाएगा मूलराज। इनको भीम द्वितीय के नाम से भी जानते थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला बड़ा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। उस समय गुजरात पर चालुक्य यानी सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय, इनको भीमदेव द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इनका शासन था, जो अभी एक किशोर थे। और उनकी माता नायिका देवी ने सेना का नेतृत्व किया और गुजरात के पास कायदरा नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में चालुक्य सेना ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। हालांकि बाद में उसे रिहा भी कर दिया। तो ये भारत में गोरी की पहली बड़ी हार थी। तो यहाँ पर यह गलती नहीं करना है कि पहली बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं हराया,
बल्कि उसको भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय ने हराया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कन्नौज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई मोहम्मद गोरी। कन्नौज के किस शासक को मोहम्मद गोरी ने पराजित करके हत्या कर दी? तो कन्नौज का वो शासक था जयचंद। आइए इसके बारे में जानते हैं। कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज की ओर बढ़कर राजा जयचंद पर आक्रमण किया। 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद हुआ पराजित और युद्ध स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद की हार ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन के विस्तार के लिए रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रतिद्वंदी थे और कुछ ऐतिहासिक मतों के अनुसार जयचंद ने शुरुआत में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के खिलाफ समर्थन दिया था, जिसका परिणाम अंततः उनकी अपनी हार और मृत्यु के रूप में सामने आया। अगला क्वेश्चन है, विच मुस्लिम रूलर हैव कॉइन्स इश्यूड विद आइकन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर ही देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। आइए इसका कारण जान लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने जब भारत में विजय प्राप्त की तो उसने भारतीय जनता का विश्वास और अर्थव्यवस्था कायम रखने के लिए उन्हीं तरह के सिक्के जारी किए जिनका चलन पृथ्वीराज चौहान के समय था। उसने अपने शासन के शुरुआती दौर में ऐसे सिक्के जारी किए जो स्थानीय भारतीय परंपरा के अनुकूल थे। उसको पता था कि यदि यहाँ पर शासन करना है तो एकदम से सिक्के नहीं बदलने हैं, उन्हीं सिक्कों को जारी रखना है जो पहले से ही चले आ रहे थे। तो इसलिए उसने दिल्ली और अजमेर जैसे क्षेत्रों में ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिनकी एक तरफ तो संस्कृत में उसका नाम जैसे श्री मोहम्मद बिन साम अंकित था और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। बाद में उसने इस्लामिक सिक्के शुरू किए, लेकिन शुरुआत में राजपूत शैली के देवी लक्ष्मी वाले सिक्के ही उसने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक तहकीके हिंद। तहकीके हिंद का लेखक कौन था? तो तहकीके हिंद का लेखक था अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और एक विद्वान और यात्री था। उसने किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहते हैं, नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक अरबी भाषा में लिखी। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के भारत, उस समय के भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसलिए इसे उस काल का महत्वपूर्ण भारतीय दर्पण यानी इंडियन मिरर माना जाता है, या कह सकते हैं इसे भारतीय समाज के 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इक्ता इशूड इन इंडिया बाय मोहम्मद गोरी वॉज ग्रांटेड टू। भारत ने मोहम्मद गोरी को प्रथम इक्ता प्रदान किया। किसको प्रदान किया? तो सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वसनीय यानी विश्वास पात्र और योग्य गुलाम सेनापति था। ये इसका गुलाम भी था और इसका सेनापति भी था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में जीत के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत में अपने जीते हुए राज्यों का पहला इक्ता होता है वेतन के बदले सैनिक या अधिकारी को दी जाने वाली भूमि। वेतन ना दे करके, कैश नगद ना दे करके, वेतन के बदले किसी सैनिक को या किसी अधिकारी को भूमि दे दी जाती है, उसी को कहते थे इक्ता। और इसने कहाँ का इक्ता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को? हांसी हरियाणा का क्षेत्र दे दिया था और उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था भारत में। यही कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। हालांकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये सिपह सालार के पद पर ही रहा था। और फिर बाद में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित और संस्थागत रूप दिया था। यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर इल्तुतमिश होगा, क्योंकि व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ बिहार। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, जिसने 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। वह बिहार पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और उसने यहाँ के कई बौद्ध विहारों जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिसके बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी आंसर लगा के गलती मत कर देना, सही आंसर होगा उतबी। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उसने किताबुल यामिनी यानी तारीख यामिनी नाम की पुस्तक लिखी। किताबुल यामिनी को तारीख यामिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें महमूद गजनवी के शुरुआती जीवन और उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। हालांकि महमूद गजनवी के दरबार में अन्य विद्वान भी थे, जैसे अल-बरूनी जिसने लिखी है किताबुल हिंद, और इसके अलावा फिरदौसी जिन्होंने लिखा है शाहनामा। तो कुल मिला के हमने पूरा क्वेश्चन पेपर इस क्लास में कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ये ही सेम टू सेम आ जाएंगे आपके एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छी प्रकार से समझ में आई। यदि कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।